नमस्कार प्यारे साथियों। अब तक हमने यूनिफिकेशन के बाद कुछ और एक्स्ट्रा करने की सोची है। इसमें आपका अगला टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। टॉपिक सुनने में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इसको बनाते हैं आसान। टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशंस। देखिए, विजुअलाइजिंग द नेशन का एक सीधा मतलब है, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई राजा है, कोई किंग है किसी एक नेशन का, तो आपके जो लोग हैं, जो उसके अंडर में प्रजा है, जो पब्लिक है, वो उसको पहचान लेगी उसके स्टैचू से। उसके फोटो आपने देखा है, गांधी जी की स्टैचू हर जगह लगाई जाती है। यहाँ राजा प्रजा की बात नहीं है, एक ऐसे लीडर की हम बात कर रहे हैं जो ये जिसको लोग जानते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इटली के हैं, या आप जर्मनी के हैं, या आप फ्रांस के हैं, या आप इंडिया के हैं, तो आप कैसे, एक पब्लिक कैसे मानेगी कि कैसा दिखता है इंडिया। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब लोगों ने मैप नहीं देखा था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब एक कोई नेशन स्टेट का आइडिया लोगों के दिमाग में नहीं था। 19th सेंचुरी में कोई ऐसे कोई ऐसा करिकेचर नहीं था, कोई ऐसा एक सिंबल नहीं था जिसको देखकर लोग कहें कि अच्छा ऐसा दिखता है इंडिया। तो लोगों ने एक तरीके से पूछा होगा कि क्या है इंडिया, कैसा दिखता होगा इंडिया, कैसा दिखता होगा फ्रांस, कैसा जर्मनी। तो 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने क्या किया कि एलेगोरी की शुरुआत की। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या किया? एलेगोरी की शुरुआत की। एलेगोरी एक रूपक होता है। एलेगोरी जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका? उन चीजों का जो मानवीकरण में नहीं होते, जो ह्यूमन नहीं है, जो इंसान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर की फीलिंग है, या फिर कोई एट्रीब्यूट है, कोई भावना है। जैसे कोई कोई जज्बात है। जैसे मान लीजिए कि किसी को न्याय चाहिए, जस्टिस। तो जस्टिस के लिए आपने देखा होगा हर जगह आज भी अदालतों में एक लॉ ऑफ गॉडेस ऑफ लॉ होती है, कानून की देवी। आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथ में तराजू। तराजू सच और झूठ के पलड़े भारी होते हैं। तो वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जस्टिस। उसी तरह से आप यूएस में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखिए। लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता, अपने इच्छा से जीने की आज़ादी। तो ये लिबर्टी क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल है। फीमेल कैसी है? उसको रिप्रेजेंट किया गया है। दैट्स द एलोगोरी। एलोगोरी एलोगोरी किसी एट्रीब्यूट्स या थिंग को, किसी नेशन या थिंग को अगर आप किसी फॉर्म में दिखाएंगे, ह्यूमन के फॉर्म में, तो वो एलोगोरी कहलाती है। तो उस समय के लोगों ने जस्टिस को, लिबर्टी को, फ्रीडम को फीमेल का एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। फीमेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया। उसी तरह से नेशन स्टेट को भी फीमेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब कुछ लोग इसमें क्वेश्चन मत करिएगा कि फीमेल का ही रूप क्यों देते हैं। होता होगा कोई अट्रैक्शन कि हाँ चलिए हम मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो मदर इंडिया है, माँ का जुड़ाव सबसे होता है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, आप आगे पढ़ेंगे प्रिंट एंड मॉडल कल्चर में, एक भारत माता का रूप दिया। तो सब लोगों ने आज कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, है ना। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माँ का नाम रहेगा। हाँ, तो ये एलेगोरीज को आर्टिस्ट ने क्यों बनाया? लोगों के अंदर यूनिफिकेशन की, यूनिटी की भावना जगाने के लिए, नेशन के साथ अपना जुड़ाव जगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये काम किया था 19th सेंचुरी में, 1850 के लगभग, वो काम किया था किसने? फ्रांस में। और फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने जो नाम दिया था उसको दिया था मैरीन। मैरीने, मैरियाना, मैरियन, ये एक क्रिश्चियन नेम है, बहुत हॉली नेम है, सैक्रेड नेम है। और लोग इसको, इससे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि फ्रांस की ज्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी। तो मैरीन जब नाम आता था तो दैट्स अ फिगर ऑफ मैरीन। ठीक है, ये फिगर आप देख रहे हैं। जो ये मैरीन थी, इन पर कुछ एक्स्ट्रा आपको लगाए गए थे, कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स लगाए थे। जैसे मान लीजिए कि रेड कैप है, ठीक है ना, ऑक लीव्स हैं। ये क्या है? ये सब चीजें क्यों लगाई जाती? ये चीजें आपको किसी न किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है।
जैसे आप रेड कैप की बात कर लीजिए, आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रेड कैप क्यों पहनते थे? रेड कैप पहनते थे अपने आप को अपने आप को फ्री बताने के लिए। जैकोबिन क्लब वाले, है ना, वो क्या कहते थे कि हम फ्री हैं। कैसे पता चलेगा? रेड कैप पहने हैं, फ्री हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओकलिव हीरोइज्म का सबूत होता है। तो ये जो मैरीन है ना, मैरीन का एक चेहरा तो बनाया फीमेल का, उसके साथ साथ उसको ये सब चीजें भी पहना दी, ये सब चीजें भी लगा दी। इससे लोगों को दिखा कि मैरीन हीरोइज्म की प्रतीक है, मैरीन रेड कैप पहनती है मतलब कि वो फ्री है। तो लोगों तक इंडिकेशन पहुंचाया जाता है। एक एग्जाम्पल है 1857 में। अब देखिए इस समय के लोग, चाहे वो यूरोप के हों चाहे 19th सेंचुरी में इंडिया के लोग हों, बहुत हाई लिटरेसी नहीं थी। हाई लिटरेसी का मतलब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि कुछ लिख करके दे दो। तो आजकल क्या होता है, अगर कहीं किसी भावनाएं जगानी है तो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दी है, कोई पैम्पलेट के अंदर लिख कर दे दिया, तो लोग उसको पढ़ते हैं तो उबाल आता है। तब ऐसा था नहीं। तो लोग क्या करते थे ना, इंडिकेशन देने के लिए सामान का यूज करते थे। अब सामान कैसा, जैसे 1857 के रिवोल्ट में लोगों ने रोटी और कमल का बहुत एक्सचेंज किया था। रोटी मतलब अपने अपने पैसे कमाई खाने के लिए, दूसरों पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे, अच्छा बहुत अच्छे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपनी खुददारी खाएं। रोटी उसकी निशानी थी। पहले भी लोग कहते हैं ना, कबीर जी का दोहा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। क्या मतलब? अपनी रोटी खाइए। तो रोटी क्या था? लिबर्टी का, सेल्फ रिलायंस के प्रतीक था। और कमल, कमल उस समय माना जाता था कि आजकल तो कमल का दूसरा मीनिंग हो गया, लेकिन उस समय कमल माना जाता है, आपका आज भी है, जो नेशनल एक फ्लावर कहा जाता है। उस समय भी उसको लोगों के प्रतीक के बारे में माना जाता है कि ये इंडियन है और ये हमारा है। तो कमल का एक्शन था। तो लोग जो लोग इसको खाते थे या फिर जो लोग कमल हाथ में लेते थे, उनके पास ये होता था कि नहीं, ये 1857 के रिवोल्ट में शामिल हो गए। तो रेड कैप ओक लीफ साथ मेरीन फ्रांस की पहली ह्यूमनिफिकेशन थी, ठीक है ना, फ्रांस के रिवोल्यूशन को। अब इसमें दूसरा नाम आता है जर्मेनिया का, बहुत सारे, है ना। दूसरा नाम आता है जर्मेनिया। जो ये इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात बता जा रहा हूँ। जो जर्मेनिया है, ये फोटो आपने पहले भी देख रखी है, जर्मेनिया। इस फोटो को अगर आप याद करें, फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च में, तो क्या हुआ था, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बैठी थी। कब? 831 लोगों की असेंबली थी 18 मई 1848 को। तो इस जो असेंबली में एक फोटो लगा रखी है, अगर आप ध्यान देंगे तो उस फोटो, वही फोटो जर्मेनिया की फोटो है। जो जर्मेनिया की फोटो है, इसको आप ध्यान से अगर देखिए तो इसमें आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। एक फीमेल की तो आपको ह्यूमनिफिकेशन दिख रहा है, फीमेल के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और वो चीजें क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखते जाइए, हम इसको एक सेपरेट कर लेते हैं। इनकी सारी चीजों को उठा करके ना एक सेपरेट पिक्चर में ले आते हैं। सारी पिक्चर में जर्मेनिया का ये जो ऑर्नामेंट से गहने वहने हैं ना, ऑकलीव सत्र, इसको उतार के एक एडिशन में रख दिया, एक कोने में रख दिया। तो अब इसको अगर हम उतार देंगे, कोने में रखेंगे, तो आपको एक एक करके दिखेगा, पता चलेगा क्या क्या चीज। देखिए, बोलते चलें, समझते चलिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको दिख रहा है ब्रेस्ट प्लेट है ईगल की, इस पे ईगल बना हुआ, डबल ईगल, डबल हेडेड ईगल। ब्रेस्ट प्लेट है, क्या मतलब है कि वो, दिस इज अ साइन ऑफ डिफेंस, स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का साइन है। फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगा ब्रोकन चेन। अब ब्रोकन चेन क्या है? ब्रोकन चेन है आजादी का। भाई जंजीर क्यों टूट जाती है? तो मतलब क्या हो गए? आजाद हो गए, है ना। उसी तरह से आपको अगला दिखेगा स्वार्ड। स्वार्ड क्या है? भाई सीधी बात है, रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए एकदम तैयार है। अगर आप हमको परेशान करेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगली चीज आपके सामने है, क्या है? ऑक लीव। अब देखिए, ऑक लीव और ओलिव के लीव्स में गड़बड़ मत, कंफ्यूज मत होइएगा। जो ग्रीन पत्ते मेरे सामने जिसमें दिख रहा है ना आपको, ये ऑक लीव है, मतलब इसके पत्ते भरे भरे हरे हरे हैं, अलग अलग पत्ते नहीं है। ये क्राउन की तरह पहनते हैं। तो क्राउन ऑफ ऑक लीव्स क्या दिखाता है? हीरोइज्म दिखाता है। क्राउन ऑफ लीव्स क्या दिखाती है? हीरोइज्म। और वही आपको स्वार्ड के किनारे किनारे लिपटी दिखेगी, क्या? ऑलिव की लीफ। ऑलिव की लीफ, ऑलिव क्या दिखाती है? भाई लड़ना तो हम जानते हैं, लेकिन हम शांति के प्रति। और एक और आपको फ्लैग दिखेगा। अब ये फ्लैग क्या है? 3 कलर में है, ब्लैक, रेड और गोल्डन। ये फ्लैग
रिवॉल्यूशनरिस्ट द्वारा यूज किया जाता था जब वो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए लड़ते थे। ठीक है, तो इस जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने इस फ्लैग का इस्तेमाल किया है, तो वो भी आपको इस फोटो में दिखेगा। और उसके साथ सबसे लास्ट में पीछे सन की रेस दिख रही है, आपको दिख रही है बेटा। अब ये सन की रेस क्या है? द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, है ना, नई सुबह की शुरुआत, नया सन नया होता। तो क्या मतलब हुआ? हमने क्या देखा? ये जो विजुअलाइजिंग द नेशन है, विजुअलाइजिंग द नेशन का मोटो क्या था, टारगेट क्या था? लोगों को नेशन स्टेट के दर्शन कराना, लोगों को अपने नेशन के साथ जुड़ाव और तगड़ा करना और महसूस ज़्यादा तेज कराना। इसी को हम क्या कहते हैं? विजुअलाइजिंग द नेशन। अच्छा, एक और फॉर्म है, इटली के साथ एक लाइटालिया भी आएगा, है ना, लाटालिया। लाटालिया आप देखिए, ये भी आपको ह्यूमनिफिकेशन ऑफ इटली है। उसी के साथ ब्रिटानिया आएगा, ब्रिटानिया। आपने बिस्किट खाई है? ब्रिटानिया, हाँ जी, ब्रिटेन की, ब्रिटानिया मिलता है ना, तो ब्रिटानिया क्या है? ये भी आपका एक ह्यूमनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है। तो क्या है? ये विजुअलाइजिंग द नेशन है। ब्रिटेन, जर्मनी, इंग्लैंड, है ना, सॉरी, फ्रांस, आपका इटली, इस सबों को एक ह्यूमन फॉर्म दिया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, और वो क्या कहलाता है? एलिगोरी। क्लियर है? तो अब तक हमने ये जब देखा कि लोगों को तरह तरीके से एक नेशन स्टेट की तरफ आकर्षित, अट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद एक दूसरी एक समस्या आई थी बेटा, और वो क्या थी? 19th सेंचुरी के 18th सेंचुरी के क्वार्टर में। कहने का मतलब, आपका 1850 खत्म हो गया है, अब 1850 के बाद शुरू हुआ, ठीक है, लगभग 1900 तक की हम बात कर रहे हैं। अब 1900 में एक बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई। अब घपलेबाजी क्या है वो हम बताते हैं आपको, जिसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म आपने सुना था, उस नेशनलिज्म के पीछे पीछे आ गया इंपीरियलिज्म। अब जब पहले के यूरोप की अब बात करिए, जो आपका सेकंड या थर्ड कर लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो यूरोप था, उसमें जो नेशनलिस्ट की भावना थी वो क्या थी? साथ मिलकर लड़ने की, एक दूसरे को मदद पहुंचाते थे, है ना। आपने देखा इटली से निकल करके, फ्रांस से निकल करके वो पोलैंड, अदर ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली तक, ये सब जगह घूमा, एक ही संदेश, लोगों की आपस में पटती थी, लोग एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन अब जब ये जो इंपीरियलिज्म आया भाई साहब, इसने क्या किया ना कि एक संकीर्ण मानसिकता ले आई, एक नैरो माइंड, नैरो थिंकिंग। अब वो क्या हो गया ना कि एक दूसरे से एक जलन की भावना आ गई। अब हम बात करते हैं जलन की भावना को और डिस्क्राइब करने के लिए, हम आपको एक जगह पर ले चलते हैं जो पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ये मैप देखिए, इस मैप में जितना आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये ऑटोमन साम्राज्य था। लेकिन ऑटोमन जो एम्पायर है वो 19th सेंचुरी तक आते आते कमजोर पड़ने लगा। अब कमजोर पड़ने लगा तो इसके अंडर में कुछ स्टेट होंगे। आपको याद है हमने आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताई है, वैसे ही कई सारे स्टेट थे, अलग अलग नेशन स्टेट थे, छोटे छोटे देश। ये टूट टूट करके बाहर आने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे। लेकिन इनके जो एरिया है ना बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे एरिया में थे। अब इससे क्या हुआ, ये इनका अपना कल्चर था, इनके अपने जियोग्राफिकल डिजाइन थी, ये एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकते थे। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा एक दूसरे से इनकी लड़ाई शुरू हो गई। इनको हम कहते हैं बाल्कन्स कंट्री। बाल्कन्स जो है वो कई कंट्रियों का समूह है ना। इसमें आपके रोमानिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, है ना, मॉन्टेनिग्रो, ग्रीस, मैसिडोनिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, है ना, तो सर्बिया, ये सारे कंट्रीज जो मिलकर क्या बनाते हैं? आपका बाल्कन्स। मैप में आपको दिख रहा है। अब ये जो बाल्कन कंट्रीज हैं, इन लोग की दिक्कत ये होगी तुरंत तुरंत आज़ाद हुए हैं। अब जैसे ही आज़ाद होते हैं एक दूसरे के खिलाफ इनकी राइवलरी शुरू हो जाती है। और इसका फायदा कौन उठाएगा? उस समय मजबूत यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी थी? रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और कुछ कुछ फ्रांस। अब ये जो सारे पावर है ना, ये मजबूत यूरोपियन पावर हैं। अब इन्होंने
इन बाल्कन्स को अपने फायदे के हिसाब से यूज करना शुरू कर दिया। अब देखिए होता वो समय आप याद करिए, वर्ल्ड में इन लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, अपनी अपनी नेवल पावर डेवलप कर रखी थी। इंडिया खुद इंग्लैंड की कॉलोनी था, फ्रांस भी कुछ जगहों पर कॉलोनी था, पुर्तगाल जर्मनी भी कुछ जगहों पर अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो ये इनका इनका जो कंपटीशन था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, एक दूसरे को पिछाड़ के आगे निकलने को बेताब थे। और ऐसे में ये साम दाम दंड भेद सब अपना रहे थे, जिसको पकड़ करके इनका काम निकल जाए। तो इन लोगों ने टारगेट शुरू किया इन छोटे छोटे बाल्कन्स कंट्रियों को। कहने का मतलब ये अपने फायदे के लिए इनको यूज करते थे। अब बाल्कन्स का आपस में टकराव होने लगा, और ये टकराव इतना बढ़ा कि इसने छोटे छोटे वॉर से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। जी हाँ, बिल्कुल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे सबसे बड़ा रीजन था द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द बाल्कन्स एंड द selfish use of the European powers to get them more benefit. अब आप एक एग्जाम्पल समझिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिना इंडियंस से पूछे इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बना दिया गया। बड़े पैमाने पर भर्ती हुई थी उस समय सोल्जर्स की, और सोल्जर्स कहाँ के थे? हमारे देश देहात गांव के थे। वहां से लड़कों को उठा ले जाते थे बिना हमसे पूछे। तो एक तरीके से क्या है, यही इंपीरियलिज्म है बेटा, इंपीरियलिज्म। जब नेशनलिज्म इस हद तक आ जाए कि दोनों या तीनों के बीच में बिना मतलब की राइवलरी हो जाए, तो वो इंपीरियलिज्म हो जाता है, वो फिर नेशनलिज्म नहीं रह जाता। राष्ट्रीयता का एक बिगड़ा हुआ रूप, जो देशों में आपस में जलन की भावना आ जाए। अब कुछ लोग आज का इंडिया देखिए, टर्की में इतनी बड़ी समस्या हुई, टर्की हमेशा कश्मीर करता रहता है, लेकिन जब टर्की में अर्थक्वेक आई तो इंडिया ने सबसे पहले और सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया वहाँ के लोगों को बचाने के लिए। अभी खुद 2-3 दिन पहले की बात है, चाइना की एक मछली पकड़ने वाली नाव इंडियन ओशन में डूब गई, 39 लोगों की जान खतरे में थी। अब न्यूज़ आने तक अभी तक तो 2 लोग मरे, बाकी लोगों को इंडियन ओशन में इंडियन नेवल फोर्सेस खोज रही हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। चाइनीज़ आर्मी की मदद कर रही है, चाइनीज़ नेवी की मदद कर रही है। तो आज को इंडिया को मत मानिए, इंडिया बहुत दरिया दिल है, ये इंपीरियलिज्म नहीं है। इंडिया के पास इंपीरियलिज्म कभी हो ही नहीं सकता। इंडिया ने इस चीज़ को झेला है, और जो एक बार झेलता है वो दर्द समझता है। तो कहने का मतलब है इंपीरियलिज्म आपका बिगड़ा हुआ स्वरूप, और इसका नतीजा हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इंपीरियलिज्म का हम आपको सबसे सही एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये फोटो जो आपके बुक में बनी हुई है, इसको आप देख रहे हैं, ये फोटो क्या दिखा रही है? अगर आप इसके कोने कोने पर बने हुए अलग अलग फिगर्स को देखिए, हाथी, टाइगर, ये पर्सन, ये ट्राइबल लोग, ये दिखा क्या रहे हैं? ये है उस समय का ब्रिटिश एम्पायर। हाँ जी, ये इन लोगों के लिए प्राउड का विषय था। ये जो बीच में आपने देखा है एटलस अपने ऊपर अर्थ पकड़े हुए है, लेकिन इस अर्थ पर बैठा कौन है? ब्रिटानिया। द रिप्रेजेंटेशन, द विजुअलाइजेशन नेशन में जो ह्यूमन फॉर्म था, किसका? ब्रिटेन का। ये ब्रिटेन के लिए प्राउड का विषय था कि हम दुनिया पर राज करते हैं, खसोटते हैं, लूटते हैं दुनिया को। और जो जो इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं ना इस फोटो में, इस मैप के चारों तरफ, ये एलिमेंट आपको उन जगहों की याद दिलाते हैं जहां जहां पर ब्रिटेन ने राज किया है। आपको इंडिया भी दिख ही रहा होगा, एक बंदा बोझा उठा रहा है, बगल में एक हाथी पर बंदा, एक राजघराने का नवाब वगैरह भी बैठा हुआ है, टाइगर दिख रहे हैं आपको। इधर आप आएंगे तो यूएस के जो नेटिव पीपल थे, नीग्रो पीपल थे, उनकी बात दिख जाएगी, लैटिन अमेरिकी कंट्री दिख जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके का, और खुद ये बोझ तले दबे हुए, एटलस वर्ल्ड बोझ तले दबा हुआ है, और ऊपर 3 वर्ड दिखेंगे आपको, फ्रीडम, फैटर्निटी। ये सबसे बड़ा झूठ और ढकोसला है उस समय का फ्रीडम, इनकी फ्रीडम, उस समय की फैटर्निटी, इनकी फैटर्निटी, दैट्स नॉट आवर्स। तो कहने का मतलब क्या है, ये इंपीरियलिज्म का सबसे बड़ा सबूत है जो ब्रिटेन ने इस मैप में दिखाया है। अपने डेवलपमेंट और अपने पैसे के लालच को इतना ज्यादा उभार देते ना कि वो सामने वाले कंट्री, छोटे छोटे कंट्री और गरीब कंट्रियों को बिल्कुल चूस जाते हैं, दे विल एक्सप्लॉइट देम। तो यहां तक आपने समझा विजुअलाइजिंग द नेशन, बाल्कन कंट्री की प्रॉब्लम और इंपीरियलिज्म कि क्यों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ।
ठीक है? तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अ, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक पूरे इस चैप्टर की जितनी टाइमलाइन है, ईयर जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, उसको आपस में रिलेट करके आपको एक रिवीजन वीडियो बनाऊँ और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और इस पे भी क्वेश्चन आंसर होंगे, उनका भी एक समरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए। नमस्कार।